सक्सेस बहुत खास होती है, लेकिन ये चुनिंदा लोगों को मिलती है जो कि काफी मेहनत करते हैं, और हम अपने शो में वैसे ही लोगों को बुलाते हैं और जानते हैं उनसे उनकी सफलता की कहानी। तो आज हमारे साथ शो में हैं डॉक्टर प्रियंका सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2015 में इन्होंने 362वां रैंक हासिल किया है। इनसे जानेंगे इनकी सफलता की कहानी। साथ ही जाने माने एक्सपर्ट AK मिश्रा सर भी हमारे साथ होंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे कुछ IAS एस्पिरेंट्स भी हमारे साथ होंगे। वो भी अपने सवाल पूछेंगे हमारे गेस्ट से और हमारे एक्सपर्ट से। तो शुरुआत करते हैं शो की। सबसे पहले प्रियंका जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और अब आप फिलहाल सर्विस में भी हैं और आगे भी आप तैयारी कर रही हैं, लेकिन फिलहाल आपसे जानेंगे कि आपको जो सफलता मिली है उसके पीछे का राज क्या है, किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि सिविल सर्विसेज में का जो सपना था वो हमेशा से था मेरे अंदर, और साइंस के स्टूडेंट होने के बावजूद भी कभी ऐसा नहीं था कि आई वॉज क्लूलेस अबाउट द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी अच्छी जानकारी मुझे हमेशा रहती थी। और CBSE से मैंने पढ़ा है, बोर्ड से। CBSE एक हेरिटेज, नेशनल लेवल हेरिटेज क्विज कंपटीशन कराती है। तो आई हैव पार्टिसिपेटेड एट नेशनल लेवल देयर, मतलब आई वोन द सब्सिक्वेंट लेवल्स एंड आई रीच नेशनल लेवल। तो I just mentioned this because I was always aware about this heritage of India और जो हमारे देश दुनिया में करंट अफेयर्स हो रहे हैं। और एक पब्लिक सर्वेंट जिस तरह से काम करता है, जो उसकी डाइवर्सिटी, विविधता होती है काम करने की, और जो उसके पास एक क्षमता होती है, एक हाईएस्ट लेवल के क्षमता वाले अधिकारी ही इस पोस्ट को सुशोभित कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे ये हमेशा से अट्रैक्ट करता था और इंस्पायर करता था। बट चूँकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, मैंने ग्रेजुएशन में MBBS से किया है, MBBS लिया। उसके बाद आगे की पढ़ाई भी करी, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MD किया। और पब्लिक सर्विसेज में जो अधिकारी होते हैं वो ऐसे अधिकारी ही वहाँ पे पहुँचने चाहिए, मुझे हमेशा से ये लगता है, जो सबसे अधिक क्षमता वाले होते हैं और जिनकी एप्टीट्यूड सोशल सर्विस और पब्लिक सर्विस की हो। और जब मैं इवन हॉस्पिटल में भी थी, जब MBBS में और MD में थी, तब भी सिर्फ डॉक्टर का ही फ़र्ज़ नहीं अदा करती थी। आई ऑलवेज़ वेंट बियॉन्ड दैट, उससे बाहर जाके भी, उस अपनी परिधि से बाहर जाके भी मैंने काम किया, और वो सिर्फ इसीलिए कि हमेशा अंदर ये इच्छा हमेशा से दबी हुई थी। तो जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आया कि जनरल के लिए और सब बाकियों के लिए भी 2 साल का एज ये बढ़ा रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि नाउ दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी और मैं इसे मिस नहीं कर सकती हूँ। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए। और मेरा 3rd ईयर हो चुका था MD का, तो MD के साथ में ही मैंने शुरुआत की थी, तैयारी की। न्यूज़पेपर में पहले भी पढ़ती थी, बट दिस टाइम आई चेंज माई स्ट्रैटेजी। मैंने पूरा फोकस किया एग्ज़ाम के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के देख के, और उसमें जो उस वक्त कर सकती थी वो तैयारी शुरू करी, जैसे न्यूज़पेपर, योजना मैगज़ीन, और राज्यसभा TV और लोकसभा TV के कुछ चुनिंदा शोज़ देखना। सिर्फ इतना ही उस वक्त कर पाई थी। फिर धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगा और मेरी MD भी ख़त्म हो गई जब अप्रैल में, उसके बाद फिर मैंने फाइनली पूरा फोकस करके अच्छे से कोचिंग्स की भी मदद ली, और जो बाकी मटेरियल होते हैं, स्टडी मटेरियल्स, जो स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल्स होते हैं, उनको फोकस करके पढ़ाई करी और अच्छा किया। बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका उस समय MD भी चल रहा था, तो MD के साथ साथ आपने तैयारी की। लगभग वो कितने महीने का वक्त था, और उसके बाद आपके पास कितने महीने का वक्त आया? वो तकरीबन 7 या 8 महीने का। जब दोनों साथ साथ किया? जब दोनों साथ चल रहे थे, और अप्रैल में मैं इधर से फ्री हो चुकी थी ऑलमोस्ट MD से। तो उसके बाद मेरे पास 3.5 महीने करीब बचे हुए थे, बिल्कुल फ्री होके प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। तो प्रीलिम्स की सिर्फ तैयारी की, या मेंस को भी दिमाग में रख के साथ साथ तैयारी करनी शुरू? नहीं, क्योंकि मैं पहले से जब न्यूज़पेपर के नोट्स बनाती थी और राज्यसभा TV के कुछ चुनिंदा प्रोग्राम्स ही देखती थी, तो उसमें वही जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब मैंने देखा, तो उसमें ऑलमोस्ट सेम कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स, एरियाज़ होते हैं जिस पे अगर हम फोकस करें तो वो मेंस में भी हेल्प करेंगे और प्री में भी वो काम आते हैं। लेकिन प्री के लिए कुछ चीज़ें सिर्फ प्री के लिए फ़ोकस करनी होती है।
तो 3 महीने का समय था, ये मेरे लिए बहुत रिस्की होता कि मैं मेंस भी फोकस करूं, तो मैंने मेंस पे फोकस किया बट वो बहुत कम था। उस वक्त प्रीलिम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा क्योंकि वो समय ही मेरे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स था। तो आपके साथ कई तरह के चैलेंजेस थे, हालांकि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपकी शादी भी हो चुकी थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़की के लिए जाहिर सी बात है काफ़ी बढ़ जाती है। और दूसरी बात कि हस्बैंड का सपोर्ट कैसा रहा जब आपने उनको बताया कि मुझे तैयारी करनी है सिविल की? मेरे हस्बैंड ही इसके बुलवार्क थे, ही प्रूव टू बी अ बुलवार्क ऑफ द सक्सेस। उन्होंने ही इस चीज़ के बारे में मेरा ध्यान दिलाया कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। फिर हम दोनों ने ही इसको अच्छे से डिसाइड किया कि हमारे आगे ये चैलेंजेस होंगे अगर हम इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और उनका पूरा सपोर्ट रहा, न सिर्फ फाइनेंशियली और मेंटली, ही हेल्प मी विद हाउस होल्ड कोर्स ऑल्सो। बिल्कुल सर, हम बहुत लोगों से बातचीत करते हैं जो कि सफलता हासिल करके इस कुर्सी पर बैठते हैं और हम उनसे इंटरव्यू लेते हैं, जानते हैं उनके बारे में, दूसरों को बताते हैं कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। बीइंग अ गर्ल कितना मुश्किल होता है, खासकर जब आपकी शादी हो गई है और तमाम तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, और साथ ही आप एक डॉक्टर भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कैसा लगता है? कोई भी जो बड़ा फल जो है वो बिना संघर्ष का तो मिलता नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि लेना कौन चाहता है उसको या कोई नहीं लेना चाहता है। अब प्रियंका का यदि हम देखें तो इनके दिमाग में हमेशा ये बात थी कि मुझे सिविल सेवक बनना चाहिए, कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे बड़ा काम करना चाहिए, और लेकिन इनकी पढ़ाई के दौरान में इनको मौका नहीं मिला, फिर अपनी पढ़ाई करती चली गई। और अब इस हालत में कोई न कोई एक यदि फैमिली आगे बढ़ कर के सपोर्ट करे तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जैसा कि इन्होंने कहा, हो सकता है कि इनका ध्यान भी नहीं जाता या शायद ये खुद हिम्मत नहीं करती, चूँकि अब ऑलरेडी एक जो ओरिजिनल जो एज लिमिट है यूपीएससी ने जो दे रखा है उसके हिसाब से ऑलरेडी 30+ हो रही थी, तो उसके बाद दिमाग खट करके चलो अब ठीक है जो है मेडिकल में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बढ़ कर के इनके हस्बैंड ने बताया, ये योगदान दिया, ये बूस्टर के रूप में काम किया कि नहीं, तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हारे मन में ऐसा है तो तुमको करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने अपने मम्मी पापा से भी शेयर किया होगा, मम्मी पापा और घर में उनके अलावा और कौन कौन है, क्या करते हैं वो लोग? मेरे पापा रिटायर्ड रेलवे के में गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और मेरी माताजी एक हाउसवाइफ है। और घर में आपके अलावा और कौन है, भाई बहन? मेरे 2 और भाई हैं। वो लोग क्या करते हैं? जो दोनों मेरे से छोटे हैं। तो एक चीफ इंजीनियर है भेल में एंड ही इज़ पोस्टेड इन चेन्नई राइट नाउ। और बिल्कुल छोटा, जो उससे छोटा है, ही इज़ ऑल्सो इंजीनियर, वो भी तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि आपकी फैमिली में इस ओर जाने वाली आप पहली लड़की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इंस्पिरेशन हैं, ऐसा लोग मानते हैं, आप उनसे मिलती हैं वाराणसी जाने पर? तो न सिर्फ वाराणसी, मैं अपने ससुराल में, बल्कि वो उसका ज़्यादा मेंशन करना चाहूँगी, मेरे ससुराल में वो गांव का एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं लोग। और जिन्होंने बहुत मेहनत करके, स्ट्रगल करके पढ़ाई की है, वो लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा अभी इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे रिश्तेदारों से मुझे सुनने को मिल रहा है कि अब उन्होंने भी हिम्मत जुटा ली है, जो हिम्मत हार चुके थे पहले। वो भी अपनी बहुओं को चाहेंगे कि वो भी ऑफिसर बने। बिल्कुल सर। बिल्कुल ठीक। यानी सर कह सकते हैं कि सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। नहीं, इसका बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। नॉर्मली लोग जब फैमिली में जब किसी लड़कियों की शादी होती है, वो अपनी फैमिली में जब जाती हैं और देखें कि सब सेटल हो गया, इनके हस्बैंड भी मान लीजिए काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में है, इनका भी मेडिकल है, मेडिकल में बहुत प्रेस्टिजियस प्रोफेशन में ऑलरेडी है, तो लोग कंप्लासेंट हो जाते हैं और सोचते हैं इतनी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जैसे प्रियंका ने आगे करके दिखाया और इनकी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो बहुत लोगों के मन में ये भावना जागी होगी कि हम भी अपनी नॉट ओनली बेटियों को बल्कि अपने बहुओं को भी हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो आगे बढ़ें और इस प्रकार की देश सेवा में आगे जाएं। तो सर आप इनसे जानना चाहेंगे पेपर्स की तैयारी इन्होंने कैसे की और क्या ये बता सकती हैं हमारे स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को? शुरुआती तौर पे अपनी स्टडी की शुरुआत जो है वो कहाँ से की, मतलब किस तरह की किताबें अपनी पढ़ना शुरू किया? सर सबसे पहले मैंने जीएस पे फोकस किया, क्योंकि जीएस का फाउंडेशन स्ट्रांग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो इन डेप्थ क्वेश्चन है, उसकी एनालिसिस मांगते हैं, तो उसको फोकस करने के लिए स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है। कोचिंग्स की भी हेल्प ली मैंने। कोचिंग्स के जो नोट्स थे वो उनके नोट्स के अंदर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो कि सीधे मिल जा रहे थे। उसके अलावा बेसिक मैंने एनसीईआरटी से शुरू किया। एनसीईआरटी में मैंने क्लास 6 से लेके
11th और 12th, कुछ सब्जेक्ट्स में 11th तक और कुछ में 12th तक इस पे फोकस किया। और 6th 7th 8th इसको मैंने 2 ही 3 बार पढ़ा। ज़्यादा फोकस मैंने किया 9th 10th 11th और 12th NCERT। तो आप ये कहना चाहती हैं कि जिस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं है उसको चाहे 6 7 से भी पढ़ना पड़े तो स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, ये जी सर। और जिसका बैकग्राउंड है तो थोड़ा 9th 10th या 11th 12th के लेवल पे, लेकिन एक बार पढ़ना चाहिए NCERT बुक को या एक से ज़्यादा बार पढ़ना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल, एक तो ये बात है कि आइडियल कंडीशन ये है कि आप जितनी बार रिवाइज़ कर पाए उतना ज़्यादा ये फ्रूटफुल होगा। अगर बिल्कुल समय नहीं है तो एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात थोड़ा हम करते हैं कि इसमें एक मेमोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट? एंड ऑफ कोर्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए, लेकिन आपने पहले अटेम्प्ट लिया और पहले बार में आप क्वालिफाई कर गई और दूसरे बार या दूसरे बार भी क्वालिफाई किया आपने, तो प्रीलिम्स जो अभी एग्ज़ाम आने वाला भी है, आप इसमें एक श्योर शॉट के लिए जो आपने किया, क्या टिप्स देना चाहेंगे जो ऑडियंस को जो है? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है करंट अफेयर्स, क्योंकि क्वेश्चन 2015 और 2016 दोनों में करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस किया हुआ था, और स्पेशली 2016 में तो करंट अफेयर्स का ही ज़्यादा रोल है। उसको बहुत फोकस करना है। इवन आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं जिनमें आपको नोट्स भी रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर समय कम है तो न्यूज़पेपर से। लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें याद होंगी। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ रहे हैं और आप, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो एक IMF भी निकालती है और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी निकालता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे ध्यान से, और ये एट द बैक ऑफ द माइंड पीछे आपको ये होगा कि आप ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के फोकस से पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमेशा हर एक सेकंड ये ध्यान में होना चाहिए कि आप पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है। कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। प्रीलिम्स में यही चीज़ है, वो बिल्कुल यही वो क्वेश्चन पूछते वहाँ पे आते हैं जो आप हो सकता है मिस कर सकते हो। बहुत इजी और बहुत फेमस क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इस पे मैंने फोकस किया कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो क्वेश्चन ज़रूर, इससे कोई क्वेश्चन उठ सकता है, तो मैंने हर एक पॉइंट पे फोकस किया। अब इस पे थोड़ी सी हम अब मेंस की बात करते हैं, खास करके अपने पहले अटेम्प्ट में ही प्री भी क्लियर किया और मेंस में भी गई आप। प्री और मेंस के स्ट्रैटेजी में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? सर, प्रीलिम्स में एक रेंज होता है, बहुत वाइड रेंज है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट फिक्स सिलेबस नहीं है। और बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपने सही किया है तो पूरे मार्क्स, गलत किया है तो जो नेगेटिव मार्क्स है 1/3 वो कटेंगे, और नहीं किया है तो 0 मार्क्स। लेकिन मेंस ये स्किल जांचता है। नॉलेज तो बहुत ज़्यादा प्री में ही चेक हो जाती है। मेंस का अप्रोच ये रहता है कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है उसको इन डेप्थ भी पढ़ना है और रेंज भी रखनी है, और उसको स्किलफुली अच्छे से एक्सप्रेस करना है उस लैंग्वेज में जो वो पूछना चाह रहे हैं। तो मेंस की स्टडी में जो है, खास करके जो कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन का स्कोप बहुत बढ़ जाता है कि आप अपनी कोई भी चीज़ पे ओपिनियन कैसे रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एस्से को लेकर के। एस्से में आपके नंबर अच्छे आए? सो मेरे 123 थे। अच्छा, तो इट्स रीजनेबली गुड मार्क्स देयर। तो एस्से में अच्छा करने के लिए आपने क्या किया जो लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगी? सर, एस्से में सबसे पहले ये कि 20 से 25 टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं जो बहुत रेलिवेंट है। टेररिज्म है, चाइल्ड लेबर है, जेंडर बेस्ड एसे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी है, इस तरीके से तमाम 20 हमारे नैरो डाउन हो गए। उस पे कोटेशंस और उस पे ओपिनियंस इकट्ठा करनी होती है। और मैंने प्रैक्टिस इसकी की, मैंने चार मतलब टोटल 8 ऐसे की प्रैक्टिस की थी और उसको फ्रेम करने की कोशिश की थी। एक ऑप्शनल के चुनाव में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और आपने क्या रखा? सर, ऑप्शनल में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका चुनाव हम बड़े ध्यान से करें। जैसे मेरा ग्रेजुएशन मेडिकल साइंस है, लेकिन मैंने सोशियोलॉजी लिया। तो इसमें मेरा कंसेप्ट ये था कि मेरे पास समय कम था और मुझे ऐसे जनरल स्टडीज़ इनको भी देखना था। हमेशा से मैं साइंस के स्टूडेंट रही, तो मेरे पास बहुत अच्छा कभी ऐसा लिखने का मौका नहीं आया कि मैं बहुत लिटरेरी लैंग्वेज डेवलप कर पाऊँ, या ऐसे में मैं उस टॉपिक को समझ रही हूँ लेकिन उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन, यही इसका मकसद है ऐसे के पेपर का। तो ये मुझे लगा कि सोशियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट आ सकता है, और मैंने फिर ऐसा किया कि सोशियोलॉजी के सिलेबस को देखा, उसके मटेरियल कितने अवेलेबल हैं इसको देखा।
फिर मुझे ऐसा लगा कि ये एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, बिकॉज ये मुझे ऑप्शनल ही नहीं, उसके अलावा भी अलग सब्जेक्ट्स में भी अलग एक सोशल papers में एम्पैथी भी। डेवलप हो जाती है, सोशल Yes. सोसाइटी के बारे में प्रॉब्लम इश्यूज़ का आइडिया लगता है, जिससे आगे डील करना, ये कहना चाह रही हैं? सर इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर जैसे सोसाइटी में तो मैं रह रही हूँ, फैमिली, मैरिज, किनशिप, ये इसके टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजी में, लेकिन इसके बारे में मेरा कंसेप्ट कुछ और था, एक जनरल था जो किसी भी आम आदमी का होता है। जैसे कि मुझे अगर वही चीज़ कहीं यूज़ करनी है, जैसे वुमेन है तो ये जेंडर है न कि सेक्स, फीमेल सेक्स होता है, वुमेन जेंडर होता है, वुमेन इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये पैदा नहीं होती वुमेन, दे आर मेड। तो ये चीज़ डेवलप हुई जब मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी, और इसीलिए मैंने इसको ऑप्शनल में रखा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो इसको आपने एक लगाव के साथ कनेक्ट होकर पढ़ाई की आपने। अब थोड़ी सी चर्चा इंटरव्यू की करते हैं कि इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है, किस चीज़ का टेस्ट है? सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। जब मैंने इंटरव्यू दिया उसके बाद मेरी राय इंटरव्यू के बारे में बदल गई, और जो कि मुझे लगता है सही हो गई, पहले गलत थी। वो ये कि ये इंटरव्यू जानकारी नहीं चेक करता, ये इंटरव्यू पर्सनालिटी ट्रेट चेक करता है। राइट। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, न्यूट्रलिटी, क्लैरिटी, अफर्मेटिव आंसरेशन, लीडरशिप क्वालिटी। हाँ, ये चीज़ ये वो वैल्यूज़ हैं जो एक सिविल सर्विसेज में सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए जब वो फील्ड में काम कर रहे होंगे। और पर्सनालिटी टेस्ट में वो पूछते फैक्चुअल क्वेश्चन है, वैसे वो ऑप्शनल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन वो फैक्चुअल क्वेश्चन भी जब कर रहे होते हैं उनका मेन मोटिव पर्सनालिटी ट्रेट ही चेक करना होता है। क्या कि किस डायरेक्शन में आपके थॉट्स जा रहे हैं? जी बिल्कुल सर। या आपका बिहेवियर पैटर्न उसमें क्या है? Yes, राइट। आपसे हो सकता है सवाल पूछा होगा लोगों ने इंटरव्यू कि आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं। जी सर। आप इतनी अच्छी गोल्ड मेडल भी आपको मिली है। Yes. फिर आप IAS क्यों बनना चाहती हैं? इसके बारे में आपने क्या जवाब दिया और नहीं पूछा, अब क्या जवाब देना चाहेंगे? से ये क्वेश्चन पूछा था और ये पहला ही क्वेश्चन था, और इसमें मैंने वही बोला जो सही में सच है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान हम कुछ भी गलत बोल ही नहीं सकते, कोई स्कोप नहीं है उसका। और मेरा यहाँ सिविल सर्विसेज में आने का यही मकसद है कि मैं डाइवर्स और मैक्सिमम वाइडेस्ट पॉसिबल एम्बिट के क्षेत्र में काम कर सकूं। एज अ डॉक्टर भी मैं पब्लिक सर्विस कर रही थी। वहाँ पे अब अगर मैं अपनी बात करूँ अपनी स्पेसिफिक, तो मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरा कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी प्लस लेप्रोसी और STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये मेरी स्पेशलाइजेशन है, बहुत लिमिटेड है। और मेरा जो पब्लिक सर्विस का एक्सटेंड था वो भी बहुत लिमिटेड था, लेकिन जो मेरा एप्टीट्यूड था वो इतना लिमिटेड रहने नहीं दे रहा था मुझे। ओके। तो मुझे यही एक प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, जहाँ से मुझे वो पाने का अवसर मिल सकता था जो मैं सच में करना चाहती थी।